हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आईपी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं जो हमारा मॉडल प्रश्न पत्र सॉल्व हो रहा था, जो हम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 16 तक हम उसको सॉल्व कर चुके थे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये वैसे ही मॉडल प्रश्न पत्र हैं जैसे आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। सेम वैसा ही पैटर्न, उसी तरह के क्वेश्चंस जो एमपी बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। विज्ञान विषय का ये मॉडल प्रश्न पत्र है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17 के साथ। और क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे पूछा गया है कि परितंत्र किसे कहते हैं, इसके घटकों के नाम लिखिए। तो अभी एक क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में कुछ जीव जंतु होते हैं। तो वो जीव जंतु और साथ जो कि जीवित हैं तो वो कहलाते हैं जैविक घटक, और जो अजैविक होते हैं, जो जीवित नहीं होते हैं, वो कहलाते हैं अजैविक घटक। तो जैविक और अजैविक घटक के एक समूह को सब हम लोग क्या बोलते हैं, परितंत्र कहा जाता है। तो किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव घटक मिलकर संयुक्त रूप से परितंत्र कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं इनमें घटक। एक कौन से घटक? एक तो होता है आपका जैविक घटक, ऐसे घटक, ऐसी चीज़ें जिसमें जीवन पाया जाता है। और दूसरे जो होते हैं परितंत्र में वो होते हैं अजैविक घटक या अजैव घटक जिसे कहा जाता है। और इसमें कौन से आते हैं? ताप, वर्षा, वायु, मृदा, पहाड़, खनिज, ये सब अजैविक घटक के उदाहरण हैं। और जैविक घटकों में आ जाते हैं घास, वृक्ष, विभिन्न प्रकार के जितने भी जंतु पाए जाते हैं वो सभी जैविक घटक में आ जाते हैं। प्रश्न है, पोषी स्तर क्या है? आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा इसमें विभिन्न पोषी स्तरों को समझाइए। तो पोषी स्तर किसे कहते हैं? तो सबसे पहले तो आहार श्रृंखला में पोषी स्तर होते हैं, ये हमें जानकारी होनी चाहिए। तो हर एक आहार श्रृंखला में जो ट्रांसफ़र होता है, जैसे कि घास को एक कीट ने खाया, यहाँ आप देख सकते हो, जैसे घास को कीट ने खाया और कीट के लिए मेंढक ने खाया, फिर मेंढक के लिए सांप ने खाया, और जो सांप होता है उसे पक्षी खा लेते हैं, कोई भी चील या बाज है, ऐसे पक्षी। ये आपको देखने को मिल रहा है कि जो घास है, घास के लिए कीट ने खाया। तो यहाँ पे जो पहला पोषी स्तर होगा वो क्या आएगा आपका? प्रथम पोषी स्तर घास। और दूसरा पोषी स्तर घास के लिए कीट ने खाया, तो दूसरा पोषी स्तर जो होगा वो होगा आपका कीट। तो यहाँ सबसे पहले तो पोषी स्तर किसे कहते हैं? तो किसी आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तरों या विभिन्न चरणों को हम क्या कहते हैं? पोषी स्तर कहते हैं। इसमें प्रत्येक चरणों पर भोजन का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। के साथ आपको दिखाया गया है यहाँ कि जो पहला पोषी स्तर है इस खाद्य श्रृंखला में, घास, कीट, मेंढक, सांप और पक्षी वाली खाद्य श्रृंखला में, यहाँ जो आपका पहला पोषी स्तर है वो है घास, यहाँ दूसरा पोषी स्तर है वो है कीट, या इसे कहेंगे प्राथमिक उपभोक्ता, और क्योंकि घास के लिए कीट ने खाया। और फिर इसके बाद है द्वितीयक उपभोक्ता, या फिर ये तृतीय पोषक स्तर में आएगा मेंढक, चतुर्थ पोषी स्तर में सांप, और पंचम पोषी स्तर में क्या आ गया? हमारा पक्षी आ गया, जो कि मांसाहारी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले जो संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो कहलाते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के जो बीच में बंध होता है वो एकल बंध होता है। और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड देखने को आपको मिलता है। तो इनमें क्या अंतर होते हैं? तो सबसे पहला है आपका कि इसमें 2 कार्बन परमाणु के बीच एकल बंध होता है, और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं इसमें द्विआबंध या फिर हमें त्रिआबंध देखने को मिलते हैं। सेकंड है, यह नीली ज्वाला के साथ जलती है, और ये जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं यह काली ज्वाला या इसे बोला जाता है कज्जली धुआं के साथ जलती हैं। इसमें प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं, किसमें? संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। लेकिन जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है इसमें संकलन अभिक्रियाएं होती हैं। अब जो असंतृप्त यौगिक हैं उसमें संकलन इसलिए होता है कि एक हाइड्रोजन निकल करके दूसरे को जोड़ सकता है। चलिए अगले हम क्वेश्चन को देखते हैं। और अगला हमारा प्रश्न है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट आपका, हीरा तथा ग्रेफाइट में अंतर स्पष्ट कीजिए।
तो प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणु से शक्तिशाली बंधों के द्वारा जुड़कर एक क्या होता है, दृढ़ एवं त्रिविमीय संरचना बनाता है। हीरा अगले कार्बन परमाणु से जो उसके होते हैं चारों तरफ, वो उससे बहुत मजबूत बंध से जुड़ा होता है। अब ग्रेफाइट में क्या होता है, ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़कर षटकोणीय आकृति बनाते हैं। अगला है, यह ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है। यह ऊष्मा का तथा विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट, और हीरा कुचालक होता है। इसके बाद है, इसका प्रयोग आभूषण, कांच काटने वाले औजार बनाने में किया जाता है, लेकिन ग्रेफाइट का उपयोग एक स्नेहक के रूप में, इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में चित्रों से रिलेटेड, डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं, उसी को ध्यान में रखकर इस मॉडल प्रश्न पत्र में शामिल किया गया है। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो है, मानव के पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पे आप ये डायग्राम मानव के पाचन तंत्र का देख सकते हो, और इस डायग्राम को आपको अच्छे से कर लेनी है। ये जो यहाँ पे नामांकन करने आता है, तो ये आपको बिल्कुल सही नाम सही जगह पे लिखने हैं। इसके काफ़ी सारे नंबर आपको देखने को मिलते हैं सभी, या तो ये जो डायग्राम है 3 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो इसी का जो अगला क्वेश्चन है वो है, अथवा में आ सकता है दूसरा डायग्राम कि मानव फेफड़े का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये आपको मानव फेफड़े का चित्र दिख रहा है, तो आप दोनों डायग्राम को अच्छे से तैयार कर लें। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 20 हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित जंतु हार्मोन के प्रत्येक के एक एक कार्य को लिखिए। तो जितने भी जंतु हार्मोन यहाँ पे हमें दिख रहे हैं, उनके सभी के एक एक कार्य हमें लिख के बता देने हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला जो हार्मोन है वो है आपका वृद्धि हार्मोन। नाम में ही लिखा हुआ है वृद्धि, मतलब ये क्या करेगा, सभी अंगों की वृद्धि करेगा या सभी अंगों की वृद्धि को प्रेरित करेगा। तो सभी अंगों में वृद्धि प्रेरित करता है कौन, वृद्धि हार्मोन। दूसरा जो हार्मोन है वो है आपका थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन की बात करें तो शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है। अगला है इंसुलिन। तो इंसुलिन हम सभी जानते हैं कि शरीर में शर्करा का स्तर का नियमन करता है। अगर ज़्यादा होती है तो उसे कम करता है, मतलब सीधी बात है, उसको मैनेजमेंट करता है शर्करा का। फिर इसके बाद है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, यह नर लैंगिक परिपक्वता तथा जनन अंगों का विकास करता है। मतलब जो टेस्टोस्टेरोन है यह एक लैंगिक हार्मोन है, और जो कि नरों में पाया जाता है या मेल्स में पाया जाता है। उसी प्रकार से जो एस्ट्रोजन है यह फीमेल्स में पाया जाने वाला क्या है, एक हार्मोन है, जो कि मादा लैंगिक हार्मोन कहलाता है। तो मादा लैंगिक अंगों का विकास एवं मासिक चक्र का क्या करता है, नियमन करता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है। तो जो पेड़ पौधे होते हैं इसमें रासायनिक समन्वय किस प्रकार से होता है, आइए जानते हैं। पादप में रासायनिक समन्वय हार्मोन के द्वारा होता है। ये हार्मोन पौधों की वृद्धि, विकास तथा पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वयन में सहायता प्रदान करते हैं। इनके संश्लेषण का स्थान इनकी क्रिया क्षेत्र से दूर होता है, और ये साधारण विसरण के द्वारा एक क्षेत्र क्रिया क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं। उदाहरण के लिए हम मान सकते हैं कि जो ऑक्सिन होता है, ऑक्सिन का सांद्रण कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि के लिए उद्दीपित करता है। मतलब जो ऑक्सिन का काम है कोशिकाओं को लंबाई में वृद्धि करना। दूसरा जो पादप हार्मोन है वो होता है जिब्रेलिन, और जिब्रेलिन तने की वृद्धि में सहायक होता है। तीसरा है आपका साइटोकाइनिन, जो कि कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। और फिर इसके बाद है आपका एब्सिसिक अम्ल, जो कि वृद्धि का संदमन करता है, और जैसे कि पत्तियों का मुरझाना। इन सारी चीज़ों को ये पादपों में, पेड़ों में ये 4 हार्मोन हैं जो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट 3 जो हैं आपके ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, इनको तो आपको याद रखना ही रखना है, इनके कार्यों को भी याद रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी आसान क्वेश्चन भी है कि ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया को उदाहरण के साथ बताइए। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है ऐसी अभिक्रिया जिसमें
अभिक्रिया के साथ साथ ऊष्मा का निर्माण होता है, ऊष्मा बाहर निकलती है। अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा तथा ऊर्जा का निर्माण होता है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड है, मतलब चूना, और इसकी अभिक्रिया जब हम जल से कराते हैं, मतलब चूने को जब हम जल में डुबोते हैं तो उबाल आता है। तो उससे हमें पता चलता है कि इस अभिक्रिया में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बना, इसके साथ ही साथ ऊष्मा का निर्माण भी हुआ। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें हम ऊष्मा स्वयं देते हैं अभिक्रिया करवाने के लिए, उस प्रकार की अभिक्रिया को बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। उदाहरण अगर हम बताएं तो कैल्शियम ऑक्साइड, जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट बना, उस कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम ऊष्मा देते हैं, ऊर्जा देते हैं, तो हमारे लिए CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा। इसके साथ के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है संयोजन एवं वियोजन अभिक्रिया को उदाहरण के साथ समझाइए। तो संयोजन अभिक्रिया बहुत ही आसान अभिक्रिया है। ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें क्या होता है कि अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ होते हैं या 2 या 2 से अधिक अभिकारक होते हैं जो जुड़ करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रियाएं कहा जाता है। उदाहरण आप देख सकते हो, जो कैल्शियम ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड से इसकी अभिक्रिया कराई गई तो कैल्शियम कार्बोनेट बना CaCO3 का निर्माण होता है, जो कि एक एकल उत्पाद है। इसी के साथ अगला है वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जब कभी एकल अभिक्रिया, तब एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें एकल अभिकारक होता है और उत्पाद के रूप में हमें 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण दिखे, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। या वियोजित होकर जो एकल पदार्थ होता है, एकल अभिकारक होता है, ये वियोजित होकर टूट करके 2 भाग बनाता है अपने ही यौगिक के। तो इसलिए इस प्रकार की अभिक्रियाओं को वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। आपसे पूछा गया है क्या कि एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लें, जो आपके एग्जाम में आ सकता है कि कोई 4 सेंटीमीटर साइज का एक प्रतिबिंब है, किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 25.0 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को देखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब की प्रकृति जो है वो ज्ञात करनी है। तो आइए इस क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड कर लें और इस क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करके जाएं। इसके पहले की जो अदर वीडियोस हैं उनको भी आप एक बार देख लें ताकि आपसे पेपर अच्छे से बने। ये जो क्वेश्चंस हैं आपको निश्चित ही इन्हीं में से बहुत सारे क्वेश्चन आपको अपने पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है आपका हमारा इस क्वेश्चन पेपर का, इस मॉडल प्रश्न पत्र का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को खींचिए। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींच के आपको दिखा दी गई हैं। 2 प्रकार की रेखाएं खींचते हैं। एक ऐसी रेखाएं होती हैं जो साउथ से नॉर्थ की ओर जाती हैं और कुछ होती हैं जो नॉर्थ से साउथ की ओर जाती हैं। तो जो नॉर्थ से साउथ की ओर जाती हैं वो कैसी होती हैं, गोलाकार रूप में जाती हैं, चक्रीय रूप में जाती हैं। लेकिन जो चुंबक के अंदर जाती हैं वो कैसे रूप में जाती हैं, वो सीधे गमन करती हैं। चलिए फिर इसके बाद है चुंबकीय क्षेत्र। जो अगला क्वेश्चन है इसी का 2 पार्ट में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 23 को। तो 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं, इसका आंसर आपको देना है। चलिए देखते हैं। तो 2 चुंबकीय रेखाएं या 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्योंकि यदि 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो प्रतिच्छेद करने वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं होंगी, जो कि क्या होता है, संभव नहीं होता है। अतः यह क्षेत्र रेखाएं परस्पर एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती। अगला प्रश्न है, दिष्ट धारा तथा प्रत्यावर्ती धारा में
कोई 4 अंतर लिखिए। तो आइए रिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में हम अंतर और देख लेते हैं। रिष्ट धारा का परिमाण व दिशा समय के साथ नहीं बदलते हैं और प्रत्यावर्ती धारा का परिमाण व दिशा समय के साथ बदलते रहते हैं। समान वोल्टेज की रिष्ट धारा प्रत्यावर्ती धारा की अपेक्षा कम खतरनाक होती है और समान वोल्टेज की प्रत्यावर्ती धारा रिष्ट धारा की अपेक्षा अधिक खतरनाक होती है। रिष्ट धारा का उपयोग विद्युत चुम्बक बनाने में किया जाता है और प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग विद्युत चुम्बक बनाने में नहीं किया जाता है। रिष्ट धारा रासायनिक, चुंबकीय तथा ऊष्मीय सभी प्रभाव दर्शाती है और जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वह रासायनिक, चुंबकीय प्रभाव नहीं दर्शाती है, प्रत्येक ऊष्मीय प्रभाव दर्शाती है। तो ये था हमारा मॉडल प्रश्न पत्र विज्ञान का, जो कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 23 तक इस वीडियो में पूरा सॉल्व किया। और इसकी वीडियो जो अदर वीडियोस हैं, जो क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जहाँ पे भी हम लोगों ने सॉल्व किए हैं, इसके पहले सभी के सभी एक तो प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल हैं, या फिर आप चाहें तो फिर डिस्क्रिप्शन में भी उन सभी वीडियोस की लिंक है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा चैनल में आपके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के वीडियोस भी डाले गए हैं, तो आप उनको भी एक बार ज़रूर देखें। एग्ज़ाम में वैसे ही प्रश्न आपको बार बार देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।